बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, एक्सपोज्ड एंड बैडली एक्सपोज्ड अगर मैं कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बड़े नाम आज न्यूजीलैंड के सेकंड टीयर थर्ड टीयर के बल्लेबाजों और बॉलर्स के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गए, बुरी तरह बेनकाब हो गए। और इनको बेनकाब करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो ढोल का पोल खोलने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो राणा फहीम, अशरफ और नसीम शाह ने किया है, जिन दोनों के बारे में अब ये बात ज़बाने ज़दे आम है कि इनसे बड़े बड़े प्लेयर तो नाराज हो गए हैं क्योंकि इन्होंने बुरी तरह उनकी बैटिंग को, उनकी कैपेबिलिटी को, उनकी टेक्निक्स को बुरी तरह एक्सपोज किया है। और अब तो जनाब लाले पड़ गए हैं। जी हां, किस किस को लाले पड़े हैं? खास तौर पे एक बड़े नाम को अपनी जगह बचाने के लिए लाले पड़ गए हैं और वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान की क्या कप्तानी जा रही है? क्या ये मोहम्मद रिजवान की आखिरी सीरीज है बतौर कप्तान भी और बतौर एक विकेट कीपर बल्लेबाज भी? और क्या तीसरा वनडे मैच रिजवान का बतौर कप्तान आखिरी वनडे मैच होगा? ये बड़े सवालात हैं, ये उठ रहे हैं और इस हवाले से कुछ फैसला साजी भी होती हुई दिखाई दे रही है, जो सिर्फ इस वक्त नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से इसके हवाले से बातचीत शुरू हो गई थी और अब मैं आपको उसकी मुकम्मल तफसील बताने जा रहा हूं और अगला ओडीआई कप्तान कौन होगा ये भी बताने जा रहा हूं। और ये जो सब कुछ हुआ है, ये क्या मोहम्मद रिजवान के डिमाइज का, उनके जवाल का एक आखिरी जो जिसको आप कहते हैं कि लम्हा, पीक पे उनका जवाल आ चुका है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान मैच तो हार गया, आज सीरीज भी हार गया, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान आज का मैच हारा है ना, और जिस तरीके से पाकिस्तान के टॉप और मिडिल ऑर्डर को बेन सीयर्स ने, ओरोक ने और डफी ने जिस तरीके से तिगनी का नाच नचाया है, बाकायदा नाच नचाया है। मैंने वो जुमला बोला आज सुबह कि भाई, जिसमें वो कहता नाच बसंती नाच, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी सांस चलेगी, कुछ इस किस्म का डायलॉग। भाई, उस तरह से नचाया जा रहा था। पाकिस्तान के बल्लेबाज, किसी के कहीं पे बॉल लग रही है, किसी के हेलमेट पे बॉलें लगी हैं। चलें जी, हारिस रऊफ के लग गई, वो तो बात समझ आती है। इवन आतिफ के लग गई, चलें जी, वो बॉलर्स हैं, वो दे आर नॉट ट्रेंड टू बैट लाइक दीज टाइप ऑफ कंडीशंस। लेकिन हमारे बड़े बड़े नाम, मोहम्मद रिजवान, डॉन ब्रेडमैन, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, तैयब ताहिर, इवन आगा फरहान, आगा सलमान, माफ कीजिएगा, क्या करके गए हैं यार? ये क्या करके गए हैं? और ये तो सोच रहे थे कि भाई ये बहुत टफ पिच है, इसके ऊपर बहुत मुश्किल हालात हैं, यहां पे बैटिंग नहीं की जा सकती, तो हम नहीं परफॉर्म कर सके। जब इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी, एक किंग कॉन्ग, जब ये नहीं परफॉर्म कर पाए, ब्रेडमैन हमारा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो बाकियों की क्या औकात है? तो फिर वहां पे औकात आगे बताता है फहीम अशरफ। पर्ची, सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम क्या कहते थे? ये पर्ची है। जो आज उसने इनिंग्स खेली है ना, यकीन करें फ्लॉलेस इनिंग है। इस तरह की कंडीशंस के अंदर, इस तरह की टफ कंडीशंस के अंदर, अच्छी खासी जबरदस्त उनकी बॉलिंग के अंदर, ठीक है जी। मतलब मैं उसको उस तरह की उनकी ए लेवल की, ए कैटेगरी की बॉलिंग नहीं समझ रहा। बीच में उनके हेनरी नहीं है, उनके मेजर कुछ और भी बॉलर्स हैं जो वो टीम का हिस्सा नहीं थे, उनके बैटर तो कोई भी उनका मेन टीम का नहीं खेल रहा। एक चैपमैन था, वो भी चला गया, ठीक है, सिवाय ब्रेसवेल के। बाकी बताएं मुझे, सब नए लड़के यार डेब्यू करवा रहे हैं बार बार मैचेस के अंदर। उनके CD कैटेगरी की टीम थी ये, जिससे आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम आ रही है।
शर्मिंदगी की बात यह है कि उनके बच्चों से हम हार गए हैं। जितना रिजवान और बाबर ने मिलके ओडीआई खेले हुए हैं ना सर, पूरी टीम ने इतने ओडीआई नहीं खेले उनकी। ये आज आप जाके चेक करें कि उनके प्लेयर्स जो आज प्लेइंग 11 का हिस्सा थे उन्होंने कितने मैचेस खेले हुए हैं, और रिजवान और बाबर ने कितने मैचेस खेले हुए हैं। जितने इन दोनों ने मैचेस खेले हुए हैं ना, वो उनकी पूरी टीम के खिलाड़ियों के मैचेस इकट्ठे कर लें, वो उससे कम है। तो इससे अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि सीरियस इश्यूज हैं, सीरियस इश्यूज हैं आपकी कैपेबिलिटीज के, आपकी मेंटल जो टफनेस है उसके, आप किस तरीके से मैच को मुश्किल कंडीशंस में, बताएं बहुत मुश्किल कंडीशंस में आपको कब मैच जितवाया, बता दें मुझे। अब एक बार लिखना है आपने कि बहुत मुश्किल कंडीशंस थी, आपके बल्लेबाजों ने मैचेस आपको जितवाए, बता दीजिए मुझे। पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर मैं देख रहा था एक बड़ा हैरान कुन कि जी पूरी सीरीज के अंदर मैक्सिमम कैच आउट्स हैं। मतलब अगर 55 विकेट्स गिरी हैं तो 50 कैच आउट्स हुए हैं। आप चौथे स्टंप की बॉल को समझ ही नहीं पा रहे, जबकि वही चौथे स्टंप की बॉल के ऊपर अगर बॉल फहीम अशरफ को होती है तो वो उसको कट मारता है, वो चौका ले लेता है उस बॉल से। जब उन बॉलों के ऊपर जो आप अपने हेलमेट्स पे खा रहे हैं, अपनी पसलियों पे खा रहे हैं, अपने पेट पे खा रहे हैं और अपनी टांगों के ऊपर खा रहे हैं, हाँ, उन बॉलों के ऊपर जब वो बॉलें आती हैं तो वो बड़े आराम से पुल कर रहा है, छक्के मार रहा है यार। वो छक्के उसको तो छोड़े यार, नसीम शाह 4 छक्के मार गया, 3 छक्के मेरे ख्याल में जो है वो अपना राणा फहीम अशरफ मार गया, 73 रन वो बना गया, 51 रन की इनिंग्स जो है नसीम शाह खेल गया, वो 50s कर गए हमारे बड़े नाम जो है। वो कहते हैं जी कंडीशंस बहुत टफ थी, लेकिन ये है कि रिजवान ने बाद में कहा कि जी भले यहाँ की कंडीशंस टफ होती हैं बैटिंग के लिए, उनके बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, राइट प्लेसेस के ऊपर राइट एरियाज में उन्होंने बॉल की है। तो भाई हमारे बॉलर किस जो जिसको कहते हैं कि क्या यहाँ पे तेल लेने आए हुए हैं, बताएं मुझे। इनको अगर यही नहीं पता कि कहाँ पे हमने बॉल फेंकनी है तो भाई ये गली के बॉलर हैं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्लेइंग फॉर एन इंटरनेशनल टीम। उस कंडीशन में कि जहां पे आके बॉलर्स की आंखें खुल जाती हैं, वो कहते हैं कि यहां से ज्यादा अच्छी तो कंडीशंस हो नहीं सकती सीमर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए। वहां पे आपके सीमर्स जो हैं वो मैच के स्टार्ट में 100 रन खा जाते हैं 10 ओवर्स में। भाई ये किस किस्म की आप टीम लेके आए हैं। और अब सर एक्सपोज किया है इन दोनों की। नंबर 1 तो इनकी बैटिंग ने एक्सपोज कर दिया। जिस क्लास की राणा फहीम अशरफ ने यहां पे बैटिंग की है, अगर वो यहां पे खेल सकता है तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी प्लेइंग 11 का हर फॉर्मेट में हिस्सा होना चाहिए। आप उसको कहते थे कि जी ये पर्ची, भाई असल तो वो है, पर्चियां तो सारी ये हैं। मोहम्मद रिजवान की जो टेक्निक है ना, आज मैं स्पेसिफिकली, बाबर आजम तो शुरू में ही आउट हो गया, उसने तो टेक्निक के ऊपर ज्यादा बात ही नहीं करनी, वो तो प्रॉब्लम है उसका, वो चौथे स्टंप पे वो समझ लें आउट है। वो उसके साथ ये मुस्तकिल मसला चल रहा है, जहां पे थोड़ी सी बॉल हिलेगी बाबर आजम फारिग। बाबर आजम फ्लैट पिचेस का प्लेयर है, जहां पे वो फ्रंट फुट पे जाके खेलेगा, बैक फुट पे फारिग। जैसी बॉल थोड़ी सी बैक फुट पे गया, पैड पे खा जाता है, बॉल अंदर चली जाती है, ठीक है, बोल्ड हो जाता है, और बैक फुट पे थोड़ा सा जाता है, जाके फ्लिक करता है तो जी वो करीब खड़े हुए किसी बॉलर के हाथ में, फील्डर के हाथ में कैच दे देता है। इधर जाता है कवर पे तो उसको सिर्फ एक शॉट खेलनी आती है, दैट इज कवर ड्राइव। उसके लिए बॉलर के ऊपर ये फर्ज है कि वो आपके मुंह में बॉल डाले ताकि आप ऑफ वॉली को जो है वो कवर ड्राइव खेलें, या थोड़ा सा अगर बॉल हिल ना रही हो और आपकी फेवरेबल कंडीशन हो तो आप बैक फुट पंच मारेंगे। भाई आपकी टेक्निक चेक की गई है आज। मोहम्मद रिजवान ने तो डिसअपॉइंट किया है। मोहम्मद रिजवान लग ही नहीं रहा किसी सूरत में भी कि भाई वो टेक्निकली परफेक्ट प्लेयर है। कवर के ऊपर उससे शॉट वैसे नहीं लगती, ठीक है, पैर उसके हिलते नहीं है, राइट, अंदर आती हुई बॉल के ऊपर वो पक्का विक्टिम बनता है लेग बिफोर विकेट का, या क्लीन बोल्ड हो जाता है, ठीक है, अपनी जगह के ऊपर बस एक लपेटा मारना आता है, ये ले चढ़ गई बल्ले के ऊपर, बस वो लपेटा, आज भी वही लपेटा मारे, और बेन सीयर्स को लपेटा मारने के चक्कर में आउट हो गया मिड विकेट के ऊपर से टांग नीचे करके। अरे खुदा का खौफ करो, कोई क्रिकेट डेवलप करो अपनी,
क्योंकि आपको वो शुरू में हादसाती तौर पे ओपनर बना दिया। एक आध आपने वहां पे न्यूजीलैंड में उस वक्त वो एक फ्लैट पिच थी, वहां पे आपने सेंचुरी स्कोर कर दी और उसके बाद से हाय हाय रिजवान की बल्ले बल्ले होगी। भाई ये तो देखो कि क्या टेक्निकली वो परफेक्ट है, वो इस काबिल है। बिग इश्यूज मोहम्मद रिजवान, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, मोहम्मद रिजवान की बतौर बल्लेबाज इस परफॉर्मेंस के बाद टीम में जगह नहीं बनती। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में नाकाम, ये 2 मैचेस दोनों में नाकाम। ठीक है, तो मुझे बताएं कि कहां परफॉर्मेंस बनती है उसकी बतौर एक कप्तान के। जब आप अपनी बतौर एक कप्तान के अपनी परफॉर्मेंस आप ठीक नहीं कर पा रहे तो आप टीम को किस तरीके से लीड करेंगे, ये सबसे बड़ा मसला। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, रिजवान का ये आखिरी मैच होने जा रहा है बतौर कप्तान। तीसरा वनडे मैच वुड बी द लास्ट वनडे मैच, और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह बनी है चैंपियंस ट्रॉफी में, जब ये मैच हम हारे ना, हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो रहे थे, तो इसने वहां पे टीम मीटिंग में ये कहा था कि टेंशन मत लो, हमें कुछ नहीं होगा, ये कोच वगैरह और सिलेक्टर्स वगैरह फारिग होंगे। ठीक है, ये उस वक्त आपको खबर मिली होगी कि किसी प्लेयर ने ही बता दिया सिलेक्टर्स को कि हमें ये कहा गया कि जी आप टेंशन ना लें, ये सिलेक्शन करने वाले फारिग होंगे, हम खेलते रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। अब ये फैसला किया गया कि ये जो एक माइंडसेट है ना कि हमें कुछ नहीं होगा, उसका पहले भी कोशिश थी कि इसको सजा दी जाए और इसको फारिग कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि ये आखिरी ओडीआई सीरीज थी, पाकिस्तान आगे नजदीक ओडीआई सीरीज खेल ही नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि एक सीरीज के लिए अब क्या करना है, हार तो हमने जाना ही है तो जाने दें इसे। तो बस उसको वही आखिरी लास्ट मौका मिला था। और ये भी पीछे प्रॉब्लम था थोड़ा सा कि वो अपना साइम अयूब वो मौजूद था और कुछ हारिस रऊफ बॉलिंग की अच्छी फॉर्म थी, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीत गया, साउथ अफ्रीका में जीत गया। वो भी एक था ना जी कि 2 सीरीज जितवाई है उसने, तो आपने कप्तान चेंज कर दिया। सर अब परफेक्ट टाइम आ गया है, मोहम्मद रिजवान बतौर बैटर भी आउट हो रहा है, आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है हसीबुल्लाह की शक्ल में। प्रॉपर ओडीआई बैटर, प्रॉपर ओडीआई बैटर है, प्रॉपर वो विकेट कीपर बैटर है, आपका फ्यूचर है, अच्छा खिलाड़ी है, मुश्किल कंडीशंस में भी खेल सकता है। ऑस्ट्रेलिया में उसने एक इनिंग्स खेली थी, आपको झलक दिखाई थी ना, उसने नंबर 5-6 पे खिलाया था आपने उसको। तो इसलिए हसीबुल्लाह को लाइए, और ये तो कंफर्म है कि मोहम्मद रिजवान इज गोइंग टू बी आउट फ्रॉम द टीम। T20 से भी फारिग, ओडीआई से भी फारिग, ये मैं आपको बता रहा हूं। नॉट टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, वो नहीं फारिग होगा ओडीआई से, लेकिन मोहम्मद रिजवान साहब फारिग हो जाएंगे और आकिब जावेद मोहम्मद रिजवान का सर ले जाएंगे, ये मैं अब आपको बताऊं। और वजह वही बनेगी पुरानी, और फिर अब उसकी करंट फॉर्म और जो उसकी ये टेक्निक है कि जिस तरीके से उसने वो तिगनी का नाच नाचा है ना आज कमाल का, उस वजह से वो फारिग हो गया। नया कप्तान आगा सलमान, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि शादाब खान कप्तानी में आएगा, तो उसके ऊपर भी क्रॉस फिर चुका है। उसको मौका दिया गया था, बड़ी उम्मीदें थी कि वो T20 सीरीज में परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाया, उल्टा जो है वो आगा सलमान परफॉर्म कर गया। तो आगा सलमान के ही इम्कानात हैं कि वो ओडीआई के भी कप्तान बनने जा रहे हैं, और टीम के अंदर काफ़ी सारी सर्जरीज की तवक्को है। अब वो देखना है कि जिन्होंने सर्जरी करनी होती है, सर उन्होंने वहाब रियाज जैसे लोगों को बिठाया जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम बेचा है, वहाँ पे 50-50, 100-100 डॉलर में टिकटें बेची हैं, इनको बेचा है पाकिस्तान के बॉलर्स प्लेयर्स को वहाँ पे अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप में। वो बैठा पॉडकास्ट कर रहा है, यार को खुदा का खौफ करो। ये मोहसिन नकवी साहब की तो तबीयत खराब है, मुझे तो अब उनकी नीयत भी खराब ही लग रही है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बम बांध के आए हुए, मुझे लगता है उन्होंने तबाह करने का बनाया हुआ है। खुदा के लिए नकवी साहब कुछ ख्याल कीजिए, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। ये क्रिकेट वाहिद एक सहारा है पाकिस्तान की कौम का, जिसपे कौम मिलके कम से कम सेलिब्रेट तो करती है। इस एक चीज को तो कम से कम रहने दीजिए, उसको भी आप खत्म कर रहे हैं, उसको भी आप जाता कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में आज बहुत मेहरबानी है फ़हीम अशरफ की, नसीम शाह की, कि इन दोनों ने मिलके बहुत बड़ा एक्सपोज किया है पाकिस्तान के बॉलर्स को, तो उनके बल्लेबाजों ने एक्सपोज कर दिया। यार मुझे बताएं, सारे मेन प्लेयर उनके बाहर हैं यार, सारे मेन प्लेयर सिवाय ब्रेसवेल के। निकल्स पता नहीं कब से वो टीम से बाहर था, अब उसको ले आए। ठीक है, वो एक दोस्त कह रहा है कि
न्यूजीलैंड के प्लेयर तरसते हैं कि हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो डेब्यू करवा दिया जाए ताकि हमारी टीम में जगह पक्की हो जाए, इनके बॉलर्स को हम मारेंगे, ठीक है। और बॉलर्स कहते हैं इनके बैटर्स को हम उड़ा के रख देंगे। बेन सीयर्स ये आते ही नहीं है प्लेइंग 11 में, ये सेकंड स्ट्रेंथ के बॉलर्स हैं, ठीक है, सिवाय ओरूप के। बाकी जो है वो बाद में जगह, अब डैरल टफी शायद फ्यूचर में उनका कंसिस्टेंट बॉलर बन जाए, लेकिन बहुत अच्छे बॉलर। उनका सिस्टम चेक कीजिए यार, वो क्या तोहफे लेके आ रहे हैं और आप कौन से तोहफे लेके आ रहे हैं। तोहफों कबूल करो। ये है हमारा डिफरेंस। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं इस वक्त। मैं तो कहता हूं कि ये लोकल जो आपके कोचिज हैं फारिग कीजिए, किसी अच्छे बंदे का आप मिन्नत तरला कीजिए, बुलाइए उसको, बाहर से फॉरेन कोचिज रखिए, सिलेक्शन कमेटी भी फॉरेनर्स की रखिए, वो भले वहां पे बैठ के जो है वो सिलेक्शन कर दें, वो इनसे बेहतर कर देंगे। ये जो यहाँ पे अल्ले तल्ले मल्ले पल्ले आपने रखे हुए ना, ये किसी काम के नहीं है। ये बस अपनी पसंद नापसंद के ऊपर टीम बनाते हैं, ये मेरिट के ऊपर टीम नहीं बनाते। मेरिट के ऊपर फैसले होंगे तो क्रिकेट बचेगी, नहीं तो सर हॉकी के बाद अगला जनाजा क्रिकेट का उठने वाला है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।